वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एंथ्रीडियम की, इक्विसिटम के एंथ्रीडियम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विसिटम। ठीक है, इक्विसिटम। और इस इक्विसिटम के अंदर जो है हम एंथ्रीडियम की बात आज करने वाले हैं और उसका डेवलपमेंट, उसका डेहिसेस और साथ में फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एंथ्रीडियम क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा प्रोथेलस होता है ना, इस तरह का हमारा प्रोथेलस होता है। और उस प्रोथेलस का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, इसका जो शीर्ष भाग होता है या ये जो उधरो पालियां होती है, ऊपर की तरफ में जो पालियां होती है, इन पालियों पर लगती है आपकी क्या, एंथ्रीडिया। ठीक है ना, यहाँ पर लगती है एंथ्रीडिया और इस जगह पर लगती थी हमारी आर्किगोनियम। आर्किगोनियम का डेवलपमेंट जो है हम पहले कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंथ्रीडिया की, एंथ्रीडिया। ठीक है, तो जो हमारी एंथ्रीडिया होती है वो उधरो पालियों के ऊपर बनती है। कहने का मतलब है कि ये जो पाली बनती है इस तरह से, ये पाली बनती है एक, फिर ये दूसरी पाली बनती है ना। तो ये जो पाली बन रही है यहाँ पर, इस पाली के, ये जो पाली बन रही है, थोड़ा मैं कलर डार्क कर देता हूँ। ये जो पाली बन रही है, इस पाली के शीर्ष पर, ये पाली का जो शीर्ष भाग है, इस भाग पर बनती है आपकी एंथ्रीडिया। जबकि इस पाली का जो आधारीय भाग होता है, इसके ऊपर बनती है आपकी आर्किगोनियम। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोथेलस पर आर्किगोनियम कहाँ बनती है और एंथ्रीडिया कहाँ बनती है? तो एंथ्रीडिया बनती है उधर्व पाली पर। कौन सी पाली पर? उधर्व पाली पर। और जो आर्किगोनियम बनती है वो कहाँ बनती है? आधारी पे, पाली के आधार पर। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब चलिए, तो प्रोथेलस जो होता है उधर पालियों के शीर्ष अथवा आधारी भाग पर विकसित होती है। ठीक है, ये जो एंथ्रीडिया होती है, ये एंथ्रीडिया या तो कहाँ होती है? उधर पाली के उधर भाग पर या फिर उसके आधारी भाग पर। लेकिन आधारी भाग पर जब होगी जब ये केवल सिंगल होगा। सिंगल का मतलब ये मोनोसियस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मोनोसियस है तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, और अगर डायोसियस है, डायोसियस का मतलब केवल एक मेल पार्ट ही है, केवल एक मेल ही है, फीमेल नहीं है इस थैलस में, इस प्रोथेलस में फीमेल नहीं है। तो फिर ये उदरपाली, ये जो हमारी एंथ्रीडिया है, ये आधारीय भाग पर बन जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि या तो ये आधारीय भाग पर बनती है या फिर ये शीर्ष भाग पर बनती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो आधारी भाग पर लगने वाली एम्बेडेड एंथ्रीडियम, जबकि शीर्ष पर लगने वाली प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम होती है। अगर ये एंथ्रीडिया इस शीर्ष पर लग रही है, शीर्ष पर लगी हुई है, तो इसे कहा जाता है प्रोजेक्टेड। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम। ठीक है, और अगर ये आधार भाग पर लग रही है इस तरह से, ये किस में लगती है? डायोसियस में, डायोसियस के अंदर लगती है। ठीक है, यानी कि ये मेल है, मान लेते हैं हम मेल प्रोथेलस, केवल ओनली मेल प्रोथेलस हो तो उसमें आधारीय भाग पर लगती है, जबकि जो उभयलिंगी होता है उसके शीर्ष भाग पर लगती है। ये चीज पहले आप ध्यान से समझिए इस चीज को। फिर उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं कि जो आधारी भाग पर लगने वाली जो भी एंथ्रीडिया होती है उसे कहा जाता है एम्बेडेड। क्या कहा जाता है? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है धसी हुई। एम्बेडेड का मतलब क्या है? धसी हुई। और प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है? उभरी हुई। ठीक है, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है? उभरी हुई। तो ये जो शीर्ष पर लगने वाली पाली जो होती है वो कैसी होती है? उभरी हुई पाली होती है। जबकि जो सॉरी जो शीर्ष पर लगने वाली जो एंथ्रीडिया होती है वो कैसी होती है? उभरी हुई होती है। जबकि पाली के आधार पर लगने वाली जो एंथ्रीडिया होती है वो कैसी होती है? एम्बेडेड एंथ्रीडिया होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। देखिए एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा वही सिंगल एक कोशिका होगी, और ये जो कोशिका है ये एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका कहलाएगी। इसमें डिवीजन होगा और वही दो कोशिकाएं बनेंगी, एक जैकेट इनिशियल कोशिका और दूसरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल कोशिका। ठीक है, बाद में ये जो जैकेट कोशिका है ये विभाजन करके एक जैकेट का निर्माण करेगी, और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल कोशिका है वो एंड्रोगोनियल कोशिका का निर्माण करेगी। ये इस तरह की जो है हमारी एंड्रोगोनियल कोशिका बन जाएगी। ठीक है, फिर ये एंड्रोगोनियल कोशिका जो होगी कायांतरण करेगी और कायांतरण करके एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो एंथ्रोजोइड होंगे
ये एंथ्रोजोइड इस तरह के दिखाई देंगे, जो कि देख सकते हो आप, शंखनुमा है, वक्रित तरह का ये एंथ्रोजोइड होता है, जिसके ऊपर कुछ जो है फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर जो ये पार्ट होता है, ये जो एंथ्रीडिया बन रही है, जो जैकेट वाला भाग होता है, ये जैकेट वाला भाग एक शीर्षनुमा या कैपिकल जो है केप जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इस तरह से ये इस तरह से एपिकल सेल का फॉर्मेशन करता है। ये जैकेट इनिशियल कोशिका होती है जो जैकेट का फॉर्मेशन करती है, और ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती है, और ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो होती है वो डिवीजन करती है और एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है, और आगे एंड्रोगोनियल सेल जो है एंथ्रोजोइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। तो ये सेम ही प्रोसीजर यहाँ पर नीचे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता कैसे है। तो इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, मेरे पीछे डायग्राम है, आप देखते जाइए और समझते जाइए। मैं अपना जो डायग्राम है वो हटा लेता हूँ एक बार मेरा। चलिए, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका थोड़ा सा आपको और दिख जाए अच्छे से। और ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अब क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि एम्ब्रेड दो तरह की है। दो तरह की हमारे पास में एंथ्रीडिया है, नीचे जो है वो हमारी एपिकल एंथ्रीडिया है, और जो यहाँ ऊपर दे रखी है वो एम्ब्रेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो एम्ब्रेड एंथ्रीडिया होती है, एम्ब्रेड एंथ्रीडियम सीमांत विभाज्यों तक से उत्पन्न सुपरफिशियल सेल से विकसित होती है। तो वही सुपरफिशियल सेल जिसके बारे में हमने बात की थी, सतही कोशिका कहते हैं इसको, इसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। ये सतही कोशिका जो होती है एंथ्रीडियल इनिशियल का काम करना शुरू कर देती है। तो सीधा सीधा आप याद रखो एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, अगर आर्किगोनियल बना रहे हो तो आर्किगोनियल इनिशियल याद रखो, और अगर आप एंथ्रीडियम बना रहे हो तो एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका याद रखो। ठीक है, ये वही पेरिक्लिनल डिवीजन करती है, जैसे कि हमारी आर्किगोनियल करती थी वैसे ही ये भी एक पेरिक्लिनल डिवीजन करती है, और दो कोशिकाएं बनाती है, एक बाह्य जैकेट कोशिका, बाह्य जैकेट इनिशियल, और भीतरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। तो बाहर की तरफ तो ये जैकेट कोशिका बन जाती है, और अंदर की तरफ में एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल कोशिका बन जाती है। ठीक है, अब जो जैकेट इनिशियल कोशिका होती है वो एंटीक्लिनल डिवीजन करती है। देखो यहाँ पर तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल। ठीक है, और ये जो सी स्टेज में जा रही है यहाँ पर हो रहा है एंटीक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है बाहर की कोशिकाओं में, एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा एक स्तरीय जैकेट का निर्माण करती है। तो इस तरीके का एक जैकेट जो है यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में मैंने दर्शाया है, ये इस तरह का जैकेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, तथा शीर्ष भाग की एक कोशिका त्रिकोणीय ओपरकुलर कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। जो शीर्ष भाग की कोशिका होती है, इस तरह की ये जो कोशिका होती है, ये ओपरकुलर कोशिका के रूप में यहाँ पर निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ओपरकुलर सेल। ठीक है, त्रिकोणीय कोशिका बना रही है ये ओपरकुलर सेल के रूप में यहाँ पर निर्मित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, जो कि हमारी ये वाली कोशिका थी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल अनेक विभाजनों द्वारा एंड्रोगोनियल सेल का एक समूह बनाती है। तो इस तरह से एंड्रोगोनियल सेल का एक समूह बन जाता है। ठीक है, और ये समूह इन कोशिकाओं से अंत में एंथ्रोजोइड मदर सेल बनती है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं देख रहे हो आप, ये एंथ्रोजोइड मदर सेल हैं। ठीक है, कौन सी सेल है, एंथ्रोजोइड मदर सेल बनती है। बाद में ये कायांतरण करती है, मेटामॉर्फोसिस करती है, और एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन करती है। जो एंथ्रोजोइड है हमारा वो ये है। ठीक है, द्वारा बहुकशाभिक एंथ्रोजोइड बनाती है। तो इसमें एक से ज्यादा कशाभ है, इसलिए बहुकशाभिक एंथ्रोजोइड बनाती है। तो हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुकशाभिक एंथ्रोजोइड किसमें पाया जाता है। तो बहुकशाभिक एंथ्रोजोइड पाया जाता है आपका इक्विसिटम के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका जो पोमणु होता है, ये जो पोमणु होता है, इसका अग्रभाग कुंडलित होता है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये शंख की तरह कुंडलित हो रहा है, कोइल्ड हो रहा है, ये इस तरह से कुंडलित हो रहा है। ठीक है, तो इसका अग्रभाग कैसा होता है, कुंडलित, तथा कशाभिका युक्त होता है, जबकि पश्च भाग इसका फैला हुआ होता है। जैसे शंख होता है उस तरह के स्ट्रक्चर में ये दिखाई दे रहा है हमें, फैला हुआ होता है। प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम के विकास में पालियों के शीर्ष में 3 भित्तियों से विभाजन होता है। देखो ये प्रोजेक्टेड है, तो इस प्रोजेक्टेड टाइप की जो एंथ्रीडियम होती है उसमें जो शीर्ष भाग होता है उसमें पालियों के रूप में जो 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 3 भित्तियों से विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चतुष्फलकीय केंद्रीय कोशिका विभेदित होती है। एक चतुष्फलकीय कोशिका बनती है इस तरह से, जिसमें 4 कोशिका बन रही है।
ये कोशिका पूधानी आरंभिका का कार्य करती है। ये वाली कोशिका है जो अंदर की तरफ में है वो, और इसमें पूधानी का निर्माण एम्बेडेड पूधानी के समान ही होता है। बाकी फिर जो भी होता है, बाकी जो भी होता है वो बी, सी और डी वाली स्टेज जैसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, तो दो इसमें दो पार्ट, दो पोर्शन कर लीजिए आप। नीचे वाला जो पोर्शन है ये प्रोजेक्टेड जो हमारी पूधानी होती है उसके लिए है, और ये जो प्रोसीजर है ये एम्बेडेड के लिए है। अंतर क्या होता है दोनों के अंदर? अंतर यहाँ पर यह होता है कि जो प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम बनती है उसमें जो पाली होती है, जो शीर्ष के ऊपर पाली होती है, उस शीर्ष की पाली की जो कोशिका होती है वो त्रियक विभाजन करती है। ये समझिए आप, ठीक है, कैसा विभाजन करती है? त्रियक विभाजन करती है। तो यहाँ तीन भित्तियों की जगह आप ये लिख लो त्रियक विभाजन करती है। कौन सा विभाजन करती है? त्रियक विभाजन। ठीक है, त्रियक विभाजन करती है जिससे तीन कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, बाद में ये फिर इनमें विभाजन होता है और ये चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो ऐसे चार कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है, एक दो तीन चार कोशिकाएं बन जाती है। बाकी का जो भी प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। बाहर की जो कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिका होती है ये कोशिका जैकेट का फॉर्मेशन करती है, और ये अंदर वाली जो कोशिका होती है ये प्राइमरी एंट्रोगोनियल कोशिका है, जो कि इस तरह से एंथ्रोजोइड मदर सेल का निर्माण करती है। एंथ्रोजोइड मदर सेल एएमसी का निर्माण करती है, और बाद में ये जो एएमसी होती है, एंथ्रोजोइड मदर सेल होती है, ये कायांतरण करके एंथ्रोजोइड का निर्माण करती है, और जो एंथ्रोजोइड होता है वो इस प्रकार का होता है। सेम दोनों प्रकार से जो आगे के जो डेवलपमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, केवल स्टार्टिंग जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है दोनों ही प्रकार के पूधानियों के निर्माण में, चाहे वो प्रोजेक्टेड हो चाहे वो एम्बेडेड हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूधानी का डेवलपमेंट। अब पूधानी का डेवलपमेंट हो गया, तो हमारा जो एंथ्रीडियम होता है वो किस तरह का दिखाई देता है हमें, मतलब ये जो पूधानी होती है वो किस तरह की दिखाई देती है? तो ये गोलाकार संरचना होती है, दिखाई दे रही है हमें, गोलाकार संरचना है ये। ठीक है, जो एक स्तरीय जैकेट द्वारा परिबद्ध होती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर ये एक स्तरीय है, मतलब एक एक कोशिकाओं से बना हुआ एक जैकेट सेल है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एक स्तरीय जैकेट कोशिका। ठीक है, तो एक स्तरीय जैकेट द्वारा ये क्या है? परिबद्ध है। ठीक है, इसके शीर्ष पर एक तिकोनी ओपरकुलर सेल विभेदित होती है। तो इसका जो ये शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग पर बाद में जब ये परिपक्व हो जाती है तो यहाँ पर एक तिकोनी कोशिका डेवलप होती है जिसे कहा जाता है ओपरकुलर। क्या कहा जाता है? ओपरकुलर कहा जाता है। ओपरकुलर का मतलब एक ढक्कन जैसी कोशिका जो है यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये जो एंथ्रोजोइड होती है इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर 256 एंथ्रोजोइड होते हैं। जो एंथ्रीडियम है हमारी, इस एंथ्रीडियम के अंदर 256 एंथ्रोजोइड प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 256 एंथ्रोजोइड प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जो कोशिका थी हमारी, ये कोशिका जो इस एंथ्रोजोइड मदर सेल थी, एएमसी जो थी, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने की वजह से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? चार कोशिकाएं बनती है। तो शुरुआत में जितनी एएमसी होती है उनमें एक बार समसूत्र विभाजन होता है और उनसे 256 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन 256 कोशिकाओं में उन 256 कोशिकाएं जो है वो कायांतरण करती है और एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो इक्विसिटम होता है उसके अंदर एंथ्रोजोइड की संख्या निश्चित होती है। एंथ्रोजोइड की संख्या क्या है? निश्चित है। यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है, यहाँ पर निश्चितता है। तो एंथ्रोजोइड है 256, और ये 256 एंथ्रोजोइड जो होते हैं, इनमें से कितने एंथ्रोजोइड जो होते हैं वो जो अंडधानी होती है उसको निश्चित कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है आगे आने वाली स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो 256 जो है एंथ्रोजोइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से पादप में, निम्न में से वो कौन सा पादप है जिसमें एंथ्रोजोइड की संख्या निश्चित होती है? तो वो है आपका इक्विसिटम का प्रोथेलस। ठीक है, मेल प्रोथेलस, जिसके अंदर 256 एंथ्रोजोइड पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इनमें से ये एक उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टेड पूधानी अपेक्षाकृत छोटी होती है। जो प्रोजेक्टेड होती है, जो ऊपर शीर्ष पर लगती है, वो छोटी होती है। ठीक है, ये थोड़ी जो एम्बेडेड होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। बस अंतर इतना होता है। इनमें पूर्णमोणों की संख्या भी कम होती है। और जो हमारी प्रोजेक्टेड होती है उसके अंदर इसमें से एक स्टेप कम कर दो आप, ये मतलब जो है 2 के गुणक में है। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? फिर ये होता है 8, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8। ठीक है, फिर 8 64, 64 दुआ हो गया कितना? 4 दुआ 8 और 6 दुआ 12 और 6 दुआ 12, 128, और 128 का दुगना कितना हो गया? 256। इस तरह से ये जो है 2 के गुणक में बढ़ती हुई चली जाती है।
समझ में आया बात। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड होगी उसके अंदर 128 जो है एंथ्रोजोइड होंगे, और जो हमारी एम्बेडेड पौधानी होगी उसके अंदर 256 एंथ्रोजोइड की संख्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो केवल एक ही विभाजन वाली कम होगी, यानी कि 128 से जो है एंथ्रोजोइड होंगे वो प्रोजेक्टेड के अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि जो एम्बेडेड पौधानी है उसके अंदर 256 एंथ्रोजोइड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वांटिटी वाला मसला है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्वांटिटी कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा केवल कि निश्चित संख्या किसमें होती है। तो निश्चित संख्या, क्योंकि दोनों के अंदर निश्चित संख्या होती है, इसके अंदर अगर होती है तो 128 होती है या फिर ये 64 होती है, मतलब 2 के गुणक में ही ये संख्या होगी, 2 के गुणक से ज्यादा संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये फिक्स है संख्या। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एंथ्रोजोइड की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। एंथ्रोजोइड की संख्या निश्चित होती है, बस ये चीज ध्यान रखनी है मेन तो। ठीक है, चलिए अब पौधानी फटती कैसे, ये पौधानी फटती है और ये जो आपका एंथ्रोजोइड है बाहर कैसे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब पौधानी परिपक्व हो गई, सारा काम रेडी हो गया, अब क्या हुआ कि पानी की आवक हो गई। पानी की आवक हो गई, तालाब के अंदर है, मान लो ये उगा हुआ है आपका इक्विसिटम, और तालाब के अंदर यहाँ पर किनारे पर ये उगा हुआ है, और यहाँ पर पानी आ गया। जब ये पानी आ जाएगा तो ये जो हमारी एंथ्रोजोइड, ये जो एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम क्या करेगी, पानी को सोखना शुरू करेगी, पानी इसके अंदर एंटर करना शुरू। ठीक है, जैसे ये पानी को सोखना शुरू करेगी, ये पानी पूमड़ों के पास चला जाएगा और पूमड़ों भी इसको सोखना शुरू करेंगे, तो इसकी वजह से ये फूलेगी। जब ये फूलेगी तो ऊपर यहाँ पर जो ओपरकुलम है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से वो ढक्कन जो है वो खुल जाएगा और ये पूमड़ों जो है बाहर की तरफ में तैरना शुरू कर देंगे। अब ये तैर कहाँ रहे हैं, ये वाटर के अंदर तैर रहे हैं, वाटर के अंदर जो जल है वहां पर तैर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जब ये वाटर के अंदर तैरते रहेंगे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये पोमणु एक केमिकल रेस्पॉन्स, जो कि एक प्रकार का सुक्रोज होता है, उस केमिकल रेस्पॉन्स के थ्रू ये जो मादा धानी होगी उसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करके वहां पर ये जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जायगोट का निर्माण करेगा। तो ये प्रोसीजर आगे फर्टिलाइजेशन में चलेगा। ठीक है, तो डेhiscence कैसे होता है पहले हम ये देखते हैं। पौधानी के आसपास की कोशिकाओं व पूमणु, ये आसपास की कोशिकाएं हैं, ये आसपास की कोशिकाएं, और ये पूमणु जो इस धानी के अंदर यहाँ पर व्यवस्थित है, ये पूमणु जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। ये जल अवशोषित कर लिया जिससे फूल गए, जिससे दबाव के कारण भित्ति के शीर्ष पर उपस्थित ओपरकुलम कोशिकाएं अपने स्थान से हट जाती है। तो ये जो ओपरकुलम सेल होती है यहाँ से ये हट जाएंगे। ठीक है, और हटने से ये जो पूमणु है, ये पूमणु पानी के अंदर मुक्त हो जाएंगे। तो सब बहुत सारे पूमणु जो है 256 जो पूमणु है यहाँ पर इस तरह के, वो पूमणु यहाँ पर मुक्त होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से पूमणु जो है यहाँ पर फैल जाते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, अब ये घूमते रहते हैं यहाँ पर जब तक कि इनको सही डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, और सही डेस्टिनेशन कब मिलेगी, जब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सबसे पहले अब इस पूमणों को क्या पता कि कहाँ पर यह है आपकी ये आर्किगोनियम कहाँ पर है, तो ये है आर्किगोनियम। ठीक है, ये क्या है, आर्किगोनियम है, और यहाँ पर हमारा ये पूमणु जो है वो तैर रहा है, यानी कि जो एंथ्रोजोइड है, ये एंथ्रोजोइड कहाँ पर तैर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है, बहुत दूसरी जगह पर, कहीं दूर चला गया है, तैरते तैरते चला गया। ये ढूंढ रहा है किसको, पौधानी को ढूंढ रहा है, सॉरी अंडधानी को ढूंढ रहा है, यानी कि आर्किगोनियम को ढूंढ रहा है, लेकिन इसको मिल नहीं रही है। तो मिलेगी कैसे, और यहाँ तक ये कैसे पहुंचेगा, तो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी ये बहुत दूरी पर है, इसको ना तो पता है कि कहाँ पर आर्किगोनियम है, क्योंकि ना तो इसके पास कोई आँख है ना कुछ। तो ये क्या करेगा, ये केमिकल रेस्पॉन्स के थ्रू इसके अंदर एंटर करेगा। तो केमिकल रेस्पॉन्स कौन देगा, केमिकल रेस्पॉन्स देगा ये आर्किगोनियम। अब ये आर्किगोनियम जो है केमिकल रेस्पॉन्स कैसे देगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी जो ये नेक सेल है, ये वाली जो कोशिकाएं हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, ये जो नेक सेल है ये विघटित होंगी, ये डिजनरेट होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी वेंटर कैनाल सेल है, ये जो वेंटर कैनाल सेल है ये भी क्या होगी, विघटित होगी। ये ऊपर की कोशिकाएं, ऊपर की 4 कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं क्या होती है, यहाँ पर विघटित होना शुरू हो जाती है। विघटित होने से इनके द्वारा एक श्लेष्मीय द्रव जो होता है वो पानी के अंदर स्रावित किया जाता है, और वो जो द्रव होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मेलिक एसिड।
क्या होता है भाई, मेलिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो मेलिक एसिड है ये पानी के अंदर घूमना शुरू करेगा, क्योंकि ये विघटित हो गई। विघटित होने से इनके द्वारा बनाया गया जो मेलिक एसिड है वो एक प्रकार का क्या है, केमिकल। क्या है वो, एक प्रकार का केमिकल है। अब ये जो केमिकल है या ये मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड इस पानी के अंदर घुलना शुरू करेगा। जैसे ही ये घुलना इसके अंदर शुरू करेगा, ये मेलिक एसिड जब इस पोमणु तक पहुंचेगा तो पोमणु को पता लग जाएगा कि कहाँ पर जो है इसका मेलिक एसिड कहाँ से आ रहा है। तो जहां से जिस सोर्स से मेलिक एसिड जो है बाहर निकल रहा है, उस सोर्स तक ये पोमणु तैरता हुआ चला जाएगा। इस तरह से तैरता हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा और पहुंचकर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और एंटर करके ये इस अंड के साथ में क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, संयोजन कर लेगा। जैसे ही ये संयोजन करेगा, एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जिसे कहेंगे हम ऊ स्पोर। क्या कहेंगे इसको, ऊ स्पोर। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊ स्पोर। अब ये जो ऊ स्पोर है, ये ऊ स्पोर आगे डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और ये जो एम्ब्रियो है आपका, ये एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट करके ये बनाएगा आपका स्पोरोफाइट प्लांट, जो कि हमारा शुरुआत का जो प्लांट था, स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेगा। इस तरह से इस पूरे प्लांट का जीवन चक्र पूरा हो जाएगा। दोबारा से फिर स्पोरोफाइट प्लांट कोन का फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रोबिलाई बनाएगा, बीजाणु बनाएगा, बीजाणु से वापस एक पूधानी अंडधानी बनेगी, प्रोथेलस बनेगा, फिर ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ हम स्पोरोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे। मतलब कैसे बनेगा वो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर, इसका लाइफ साइकिल भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो निषेचन से पहले, सबसे पहले जब निषेचन होता है तो क्या होता है, देखो मैं अभी सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, और हम जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो बिल्कुल सिंपल है फंडा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है कि जो निषेचन से पहले, जब निषेचन नहीं होता है उससे पहले जो नेक केनाल सेल होती है, एनसीसी, नेक केनाल सेल कहाँ पर है, ये आपकी नेक केनाल सेल है। ठीक है ना, ये नेक है, नेक सेल है, और ये नेक सेल भी विघटित होती है और ये नेक केनाल सेल भी विघटित होती है। ये जो दो सेल है यहाँ पर, ये नेक केनाल सेल कहलाती है। तो ये नेक केनाल सेल भी विघटित होती है, और ये कि अंडदा कोशिका होती है ये भी विघटित हो जाती है। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर है ये विघटित होना शुरू होती है। तो सबसे पहले तो ये जो नेक केनाल सेल है ये विघटित होती है, दो कोशिकाएं जो यहाँ पर है ये विघटित होती है। उसके बाद में ये अंडदा कोशिका जो होती है, वेंट्र सेल, ये विघटित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नेक केनाल सेल और वेंट्र केनाल सेल अपघटित हो जाती है। इससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा निशान लगा दिया था, पिछले वाली बात जब मैं कर रहा था तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया था कि ये कोशिकाएं विघटित होती है, लेकिन ये पहले विघटित नहीं होती है, बाद में विघटित होती है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में इनका विघटन होता है। तो पहले तो केवल ये दो कोशिकाएं ही विघटित होती है। थोड़ा सा करेक्ट कर लें, कहीं आप कहो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो अलग चीज बता रहे हैं, यहाँ अलग चीज बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो थोड़ा माइंड से प्लेस हो गया था, तो यहाँ पर जो है रिप्लेस हो गया था। तो यहाँ पर की ये दो कोशिकाएं होती है, नेक केनाल सेल, ये विघटित होती है। जब ये विघटित हो जाती है तो इसके बाद में ये जो वेंट्र केनाल सेल है ये भी विघटित होना शुरू होती है। ठीक है, जब ये विघटित हो जाती है तो इनसे एक प्रकार का द्रव निकलता है जो कहलाता है आपका मेलिक एसिड। क्या कहलाता है, मेलिक एसिड। और ये मेलिक एसिड जो है इस तरह से वाटर के अंदर घुलता चला जाता है। तो ये जो निकल रहा है ये क्या चीज है, ये है आपका मेलिक एसिड। ठीक है, जिससे एक श्लेष्मीय द्रव का निर्माण होता है। अपघटित होने से कौन कौन अपघटित हो रहा है, एनसीसी और वीसीसी। ठीक है, एनसीसी और वीसीसी, ये दो कोशिकाएं यहाँ पर विघटित हो रही है, और इनके विघटन से एक श्लेष्मीय द्रव बन रहा है। ये द्रव मेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मेलिक एसिड होता है, जो पोमणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो पोमणु होते हैं ये इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इनमें अनेक पोमणु स्त्रीधानी में प्रवेश कर जाते हैं। अब बहुत सारे पोमणु, क्योंकि ये पोमणु तो एक साथ छूट रहे हैं 256, अब 256 पोमणुओं के पास जब ये मेलिक एसिड पहुंचता है तो वो सारे के सारे इसकी रेस्पॉन्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पोमणु इसकी तरफ खींचना, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये आकर्षित होकर इधर इस साइड में आना शुरू होते हैं तो बहुत सारे पोमणु जो होते हैं इसके अंदर एंटर कर जाते हैं।
तथा इनमें से केवल एक परमाणु जो होता है वो अंड से संयोजित होता है और जायगोट का निर्माण करता है। जब जायगोट बन जाता है तो वो शीघ्र ही हाथों हाथ ही थोड़ी देर बाद ही या थोड़े दिनों बाद ही वो क्या होता है, oospore में बदल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, oospore। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, oospore का निर्माण होता है। तो ये जो oospore होता है, इस oospore में विभाजन होता है और विभाजन होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है। जब विभाजन हो जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर बाद में ये एम्ब्रियो वृद्धि करता है और स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे यहाँ पर हमारे एक तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम, जिसमें हमारा इक्विसिटम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।